हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। सर क्लास आप लेंगे? चलिए जी, गुड मॉर्निंग। आज ये वाली क्लास मैं लूंगा और उसका रीजन है कुछ। ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट यहाँ पर बैंक के अकॉर्डिंग बात की गई है, ठीक है। और जो अकाउंटेंसी या जो मैडम जो बैलेंस शीट पढ़ाती हैं वो कौन सी, किसकी किसकी बैलेंस शीट पढ़ाती हैं वो? जनरल फाइनेंस कंपनी कंपनी की। की या किसी बंदे की या किसी बिजनेसमैन जनरल की। तो ये चैप्टर उस तरह से थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए इस चैप्टर को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। Power on. You plugged into Nirvana. आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि अब अपने माइक से कुछ मत बोलिए। जिन लोगों के माइक खुले हुए हैं वो बंद कर दीजिए। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी शुरू कर रहे हैं और मॉड्यूल डी में हमारे जो टॉपिक्स हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ए मॉड्यूल, बी मॉड्यूल और डी मॉड्यूल, इस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और उसका रीजन है कि बी मॉड्यूल और डी मॉड्यूल थोड़ा सा क्या होते हैं, लिंक्ड है। बी मॉड्यूल और डी मॉड्यूल लिंक्ड है और ए मॉड्यूल फॉरेक्स का है, और बिना फॉरेक्स के ये बीएफएम का पेपर कुछ भी वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है। तो सब लोग अलर्ट हो जाइए, सुनिएगा ध्यान से। ओके सर। तो यूनिट नंबर बुक में 22 है। नाम है कंपोनेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन, क्या लिखा हुआ है? इन बैंक बैलेंस हाँ, शीट एंड देयर मैनेजमेंट। बैंक्स बैलेंस शीट एंड देयर मैनेजमेंट। और बैंक की बैलेंस शीट और एक बिजनेसमैन की बैलेंस शीट में बहुत सारे फर्क होते हैं। फर्क मीन्स कुछ कंपोनेंट बिजनेसमैन के उसमें नहीं होते हैं, और कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो बिजनेस के मैन के में होते हैं और बैंक में नहीं होते। हमें बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर को हमने बैंक बैलेंस शीट एंड देयर मैनेजमेंट चैप्टर में कवर करना है, ठीक है। चलो, तो हमें एक तो कंपोनेंट सीखने और एसेट लायबिलिटी का मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, एएलएम एज कोऑर्डिनेटेड बैलेंस शीट मैनेजमेंट। मींस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, एसेट लायबिलिटी का क्या करना, मैनेजमेंट, ठीक है। और एक बार और बता दें आपको, ये जो एसेट हैं और ये जो लायबिलिटी हैं दोनों कैसे हैं, फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी का मैनेजमेंट है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट हैज टुडे बिकम द मोस्ट टॉपिकल सब्जेक्ट। मोस्ट टॉपिकल नहीं, टिपिकल होगा ना। क्या लिखा हुआ देना? टॉपिकल ही लिखा है सर, टॉपिकल ही है। टॉपिकल ही Topical लिखा ही है। है। टॉपिकल का मीनिंग कोई बताओ तो आप लोग। इट इम्पोर्टेंट हो सकता है सर, इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ, वो तो कंसर्न तो समझ में आ रहा है, ठीक है। इट एनकम्पासेस द एनालिसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान, पीरियडिक प्रॉफिट प्लान्स, रेट सेंसिटिविटी। देखो, इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान करते हैं, पीरियडिक प्रॉफिट प्लान्स की क्वार्टर का प्रॉफिट, अगले क्वार्टर का प्रॉफिट, और रेट सेंसिटिविटी मैनेजमेंट। In one or way or other, it has always been a function or responsibility of treasury and other financial strategy department. Means treasury department और कोई फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट है, इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी का है, इनका मेन फंक्शन है।
asset liability management department are being established and asset liability committee are being formed within financial institution. तो every institution में asset liability management department और इसकी कमेटी आजकल बना दी गई है, ठीक है। These committees are often given extraordinary powers regarding the mix and matches of the asset liabilities and have large influence in the winding up activities which do not fit. कौन सी एक्टिविटी बिजनेस स्ट्रेटेजी फिट नहीं हो रही उसको बंद करना भी इसी का काम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बता रखा। अब बात आती है कंपोनेंट। देखो अगर हम इसको देखें तो है तो ये भी उसी की तरह की बैलेंस शीट, बट इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहां नहीं होती है। जैसे ये नहीं होता वहां किसी भी आमतौर पर नॉर्मल बैलेंस शीट जो होती है उसमें डिपॉजिट्स नहीं होता है, ठीक है। वो लोग अपना काम कहाँ से चलाते हैं, या तो बोरोविंग से चलाते हैं या अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन से चलाते हैं। कौन लोग? अदर कंपनी वाले, ठीक है, कंपनीज वाले। अच्छा। कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई उनके वहां पर नहीं होता, नहीं होते। हमारे होता। बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, तो बैलेंस विद बैंक्स ये तो भी होता है नहीं होता। पर मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस वाले पैसे वो लोग नहीं यूज करते, शॉर्ट ठीक है। इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग पर एडवांस वो लोग नहीं देते, ठीक है। वो लोग एडवांस ना देके क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट सेल्स। तो जो उधार सामान बेचते हैं वो डेटर्स फिक्स एसेट उनके वहां भी होते हैं, अदर एसेट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या आ गया, इस तरह का स्ट्रक्चरल क्या है यहाँ पर फर्क है। बैलेंस शीट ठीक है। चलो लायबिलिटी में कैपिटल क्या है आपको पता है। कैपिटल में सबसे पहले बोलते हैं द ओनर्स स्टेक एंड इट सर्व्स एज ए कुशन फॉर डिपॉजिटर्स एंड क्रेडिटर टू फॉल ये क्या लिखा हुआ देखिए, फॉल बैक है सर। बैक होगा, फॉल बैक इन केस ऑफ फॉल बैक इन केस ऑफ लॉसेस, ठीक है। तो जब भी नुकसान होता है तो उसी समय पर ये काम आती है ओनर्स की स्टेक, या डिपॉजिटर को अचानक कुछ देना पड़ जाए, आपके पास पैसा वापस नहीं आ रहा तो अपनी कैपिटल से ही देंगे आप, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस से मतलब ये है कि जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है इतना रखना है, वो कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट के बाद आपको कितना रखना है, शेयर प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व एंड बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इतने तरह के ये रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं। डिपॉजिट आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या बताएं? स्टैट्यूटरी का मतलब है जो किसी एक्ट के तहत लिखे हुए, आरबीआई एक्ट में बोला हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बोला हुआ कि ये मेंटेन करना है। सीआरआर हो सकता है सर, सीआरआर एसएलआर हम लोग वो मेंटेन करते हैं सर। हाँ, सीआरआर एसएलआर स्टैट्यूटरी रिजर्व में आता है, ठीक है। आगे डिपॉजिट आपको पता है कि जो मेन सोर्स ऑफ फंड है बैंक के पास, ठीक है। और डिपॉजिट डिमांड और करंट ओवरड्यू डिपॉजिट, कॉल डिपॉजिट होता है। सेकंड कैटेगरी में सेविंग बैंक और टर्म डिपॉजिट आ गया। बोरोविंग में बैंक जो है कभी कभी किसी आरबीआई से, कमर्शियल बैंक से या अदर एजेंसी से, आईडीबीआई से, एक्सिम बैंक से, नाबार्ड से भी फंडिंग क्या करता है, बोरो लेता है। अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में, अब अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल का ये बिजली का बिल नहीं है, ठीक है, ये वो बिल है यानी बैंक ने पब्लिक से पैसा ले लिया है और उसको अब वापस करना है सिर्फ ट्रांसफर पर्पज के लिए। जैसे ड्राफ्ट के लिए पैसा ले लिया, टेलीग्राफिक ट्रांसफर के लिए, ट्रेवलर चेक के लिए, मेल ट्रांसफर के लिए, पे स्लिप्स के लिए, बैंकर्स चेक के लिए, अदर मिसलिनियस आइटम, ठीक है। तो बिल्स पेबल ठीक हो गया। आगे है इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट में भी बैंक का क्या है, एक दूसरी ब्रांचों के प्रति कुछ देनदारी होती है, तो उसे बोला हुआ द क्रेडिट बैलेंस इन द नेट ऑफिस एडजस्टमेंट। इंटर ऑफिस में आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक दूसरे बैंक से पैसा लेते कभी खत्म हो गया था
नहीं, कभी कभी ऐसे भी होता है ना, इंटर ऑफिस, मान लो किसी ब्रांच के पास कैश वैन है, किसी के पास नहीं है, तो चार्जेस उसके वो भी कुछ उसके काम आए तो उसके, सपोज दैट कि दूसरे ब्रांचेस कुछ कैश की जरूरत है या दूसरी जगह भेजते हैं, तो उसके चार्जेस वो एक ब्रांच बियर करती है, तो बाद में वो एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं कि आपके एक्सचेंज कर मतलब लेते हैं। मेरे इतने, हाँ हाँ, ठीक है, एक दूसरे चलो को क्रेडिट कर देते हैं, डेबिट क्रेडिट कर देते आगे देखिए। इंट्रा इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्रूड सर, है, तो इंट्रा में है सर, या तो इंटर IBTS बोलते हैं सर इसको। वो बैंकों ने अपने अपने नाम अलग दिए हुए हैं, हाँ। बैंकों ने अपने अपने अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ठीक है, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट से मतलब है कि जैसे जेडो है, रीजनल ऑफिस है, ब्रांच है, या कोई ट्रेनिंग सेंटर है, तो आपस में लेन देन चलता रहता है इनका। ठीक है, इंटरेस्ट एक्रूड, देखो किसी ने 50,000 रुपये जमा किए तो आपकी लाइबिलिटी कितने की है, 50,000 की, बट 6 मंथ में उसको क्या जमा हो गया, थोड़ा सा इंटरेस्ट, तो ये भी लाइबिलिटी बन जाता है। तो ये क्या है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिपॉजिट, मीन्स देना तो आपको तब है, कब, जब आप अप्लाई करेंगे। जैसे सेविंग बैंक में इंटरेस्ट मान लिया 3-3 महीने में देते हैं, लेकिन बनता तो हर महीने है ना, तो लाइबिलिटी तो आपकी बन जा रही है। अदर्स, ऑल आर लाइबिलिटी आइटम लाइक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इंटरेस्ट टैक्स प्रोविजन, ये सब यहाँ पर आता है। ठीक है, चलो एसेट की बात करते हैं। तो एसेट में जो बैंक की बैलेंस शीट है उसमें कैश होता है और बैलेंस विद आरबीआई, ये एक एसेट है। जैसे आपके वहां जितनी ब्रांचों में कैश इन हैंड में रखा हुआ, फॉरेन करेंसी के नोट्स रखे हुए, ओवरसीज ब्रांचों में कैश रखा हुआ, आपने आरबीआई में कुछ जमा किया हुआ है, जैसे सीआरआर भी आपका एक एसेट है। क्यों, क्योंकि ये आपने आरबीआई में जमा किया लेकिन है तो आपका ही। ठीक है, ऑल्सो सरप्लस कैश पार्क इन द आरबीआई ओवर एंड अबव सीआरआर, सीआरआर के लिए और सीआरआर से ज्यादा। ठीक है, दूसरा, आपने बैंक्स में या मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस में कहीं जमा किया हुआ है, बैंक्स बैलेंस इंक्लूड द अमाउंट हेल्ड इन बैंक्स इन द करंट अकाउंट्स एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स विद अदर बैंक अंडर कॉल मनी मार्केट, funds are transacted on the overnight basis, and under notice money market funds are transacted for a period of 2 days से लेकर के 14 दिन तक, इतने दिन तक का कोई पैसा कहीं रखा हुआ है जो आपको मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट, जब आप बाजार में जाके करते हैं, सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में करते हैं, अप्रूव सिक्योरिटी में, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जॉइंट वेंचर में, ये सब। एडवांसेस, एडवांसेस सिंपल से है, सिंपल सा है, जो भी आपने लोन्स दिए हुए हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है, क्योंकि ज्यादा पार्ट आप डिपॉजिट का एडवांसेस में लगाते हैं। ठीक है, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में देते हैं, टर्म लोन में देते हैं। बिल परचेज और डिस्काउंटेड में, यानी आपने उससे बिल लिया है, बिल के अगेंस्ट में आपने पैसा दे दिया, जब बिल का पैसा आएगा तब आप पैसा एडजस्ट करेंगे। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड एडवांसेस, तो उसमें क्या होता है, आपने कोई टेंजिबल सिक्योरिटी एसेट ले रखा है, जैसे ट्रैक्टर ले रखा है, मकान ले रखा है, उसकी सिक्योरिटी पे आपने लोन कर रखा, कवर्ड बाय बैंक्स ऑब्लिक गवर्नमेंट गारंटी, एडवांसेस इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया टू एक्सटेंट दे आर कवर्ड बाय गारंटी ऑफ इंडिया, इंडियन एंड फॉरेन गवर्नमेंट बैंक्स। ठीक है, अनसिक्योर्ड एडवांसेस, अनसिक्योर्ड एडवांसेस, all advances that do not have any security and which do not appear in the above two category will come under this category. ठीक है, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट कौन से होते हैं, जो आपके फिक्स प्रीमाइसिस वगैरह जो सामान रखा हुआ आप। अदर एसेट में क्या है, बैंक्स बैलेंस शीट आर कैटेगराइज अदर एसेट द मिसलिनियस एसेट, तो अदर एसेट में आपके ये दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, मीन्स आपके पास आपने कहीं पैसे दे रखे हैं, अभी वहां से आए नहीं, तो आपके लिए क्या है, वो एसेट है। इंटरेस्ट एक्रूड, कौन से वाले में, एडवांसेस वाले में। देखो एडवांसेस में जो इंटरेस्ट एक्रूड है वो आपका क्या है, एसेट है, और डिपॉजिट वाले में लायबिलिटी। आपने एडवांस में टैक्स दे दिया या टीडीएस दे दिया है, वो आपके लिए क्या है, एसेट है अभी। ठीक है, स्टेशनरी जो आपके वहां रखी हुई है, स्टेशनरी रखी हुई है या स्टैंप्स रखे हुए हैं, वो आपके लिए एसेट्स हैं। नॉन बैंकिंग एसेट्स में बोलता है यहाँ पर,
आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, टेंजिबल एसेट्स हैं, ये सब चीजें आपकी क्या है, नॉन बैंकिंग है, ठीक है। अदर्स आइटम प्राइमरीली इंक्लूड दैट आर इन द फॉर्म ऑफ क्लियरिंग आइटम, अनएडजस्टेड डेबिट बैलेंसेस हैं आपके पास, रिप्रेजेंटिंग एडिशंस टू एसेट्स, जो एसेट में जुड़ने हैं, रिडक्शन फ्रॉम लायबिलिटी, लायबिलिटी को, जिसमें जो लायबिलिटी को कम करना है, एडवांस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक, वो भी आपके लिए क्या है, एसेट। जैसे जैसे ट्रेवलिंग एडवांस होता है, मेडिकल एडवांस होता है, तो आपके लिए क्या है वो एसेट, क्योंकि आपको वापस आने। अब बात आती है कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या, इसको समझना है आपको। जैसे आपने क्या दे रखी है, लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी, एक्सेप्टेंस, ये आपने किसी को दे रखी हैं, और जैसे ही वो फेल होगा तो आपके लिए क्या बन जाएंगी वो, लायबिलिटी, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड बिल्स एक्सेप्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर आर रिफ्लेक्टेड अंडर कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। Other contingent liability include claim against the bank not acknowledged at debts. कोई क्लेम्स हैं, बैंक के ऊपर कोई क्लेम है जो अब आपने ये नहीं माना कि आपने उधार लिया है, बट आपने वो पैसा देना है, किसी का बिल है, कुछ है, ठीक है, तो कंटिजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट मीन्स आपने कहीं शेयर में पैसा लगाया, तो शेयर में पैसा लगाया, 3 बार में आपको पैसा देना था, 2 बार दे चुके हैं, 1 बार का भी देना है, तो आपके लिए क्या है वो, कंटिजेंट लायबिलिटी। जिस दिन वो मांगेंगे उस दिन आपको कॉल पे देना होता है। लायबिलिटी ऑफ अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, कोई फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे मान लिया आपने एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कर रखा $50,000 का, तो जिस दिन वो आएगा मांगने उस दिन देना होगा, तब तक हम उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, कंटिजेंट लायबिलिटी। और जिस दिन ड्यू है, अगर उस दिन कस्टमर दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कस्टमर ने नहीं दिया तो आपके लिए क्या बन जाएगी उस दिन वो, प्योर लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। अदर आइटम लाइक एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव डिविडेंड, बिल डिस्काउंटेड, अंडरराइटिंग, कमिटमेंट, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने कहीं पे कुछ असेसमेंट करके रिस्क को ओन किया हुआ है कि ठीक है ये रिस्क हम ले रहे हैं, अगर नुकसान हुआ तो हम भरेंगे, तो जब नुकसान होगा तो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और नहीं नुकसान हुआ तो तब तक वो कंटिजेंट लायबिलिटी के उसमें रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है बैंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी बात आती है, बैंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Bank's profit and loss account has following component. कौन कौन से होते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, इनकम और एक्सपेंस, बहुत सिंपल से पता है, एक साइड आप इनकम लिखते हैं, एक साइड आप एक्सपेंसेस लिखते हैं, तो जो यहाँ पर डिफरेंस आता है उसको प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं आप लोग, ठीक है। इनकम के हेड, तो इनकम के हेड, बैंकिंग इनकम के हेड कौन से हैं, सबसे मेजर हेड इनकम में कौन सा होता है बैंकिंग के लिए, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी कौन कौन से होते हैं, जैसे लोन्स, इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऑन एडवांसेस और बिल्स पे। ऐसे ही इनकम आपकी होती है किसमें, इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। लोन टाइप में जो होगा उसको उस तरह देखेंगे और बाकी उस तरह देखेंगे, ठीक है। इसमें डिस्काउंट जो वर्ड यूज किया है कोई इनकम में दिखा, डिस्काउंट ऐसे है, जैसे मान लिया आपके पास एक बिल आया $2,000 का, आपने उसको पेमेंट किया $1990, तो $10 आपने क्या कमाया, इंटरेस्ट,
वो डिस्काउंट बोलते हैं उसको। मतलब अभी आपने उसे कितने पैसे दिए, 1990 डॉलर। 990 हाँ, और वो आपको पैसे कितने देगा, 2000 ऐसे, या उसका आपने पहले से ही 2000 का डॉलर का क्या ले लिया, बिल ले लिया, लेकिन आपने उसको पेमेंट कितना किया, 1990। मतलब एक तरह से ऐसा बोल दीजिए कि अगर ये वर्ड यूज नहीं है, ये वर्ड का मतलब परसेंटेज यूज नहीं है, तो जो नेट अमाउंट है वो क्या क्या टर्म होता है, डिस्काउंट। और जब परसेंटेज यूज है तो उसे क्या बोल देते हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये लिखा हुआ है बिल्स परचेज्ड एंड रीडिस्काउंटेड, ये एक तरह से डिस्काउंट में आता है, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो आरबीआई के पास बैलेंस है उस पे भी आपको कुछ अमाउंट पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, या आपने बैंकों में रखा हुआ है, ठीक है। और कोई अदर्स, कोई और इंटरेस्ट या डिस्काउंट जो ऊपर ना हो वो आ जाए, ठीक। अदर इनकम में बैंक के पास क्या, देखो बैंक के पास दो ही हेड हैं वैसे देखा जाए तो, एक है इंटरेस्ट, एक है नॉन इंटरेस्ट। नॉन इंटरेस्ट में उसके पास कमीशन, एक्सचेंज, कमिटमेंट फीस एक्सेट्रा, कंसल्टेंसी फीस, सर्विस चार्ज वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज। कई बार बैंक आपके जो शेयर वगैरह के अकाउंट खुलवाता है तो उसमें उसे कमीशन मिलता है, ट्रेडिंग पे कमीशन मिलता है बैंक को, ठीक है। रेंट ऑन लॉकर भी है, कमीशन एक्सचेंज ऑन रेमिटेंस है, ट्रांसफर, ये सब चीजें, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल्स और इन्वेस्टमेंट, तो अगर आपने जैसे यहाँ पे क्या, प्रॉफिट लेस लॉस ऑन द सेल ऑफ द सिक्योरिटी, आपका सिक्योरिटी थी आज आपने सेल कर दी, मतलब मैच्योरिटी उसकी कभी थी लेकिन बीच में कभी भी क्या कर सकते हैं, आपसे सेल कर सकते हैं, फायदा हो गया आपको। फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीजें जब आप सेल करते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, प्रॉफिट या लॉस हो जाता है, ठीक। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, फिर मुझे बताएगा जो रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल एडिक्वेसी बेसल में टीयर 1 में आता है या टीयर 2 में आता है, टीयर 1 टीयर 1 में आता है, T1 अब में ये आता है, टीयर पहले 1 में T2 में था। आ चुका है, पहले अच्छा। टीयर 2 में आता टीयर था। 1 45%। 45% डिस्काउंट होता है, इसमें 55% का क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो इसका मतलब नेट कितना लेते हैं आप उसे, 45%। 45। प्रॉफिट 45 ऑन सेल ऑफ लैंड, 45 बिल्डिंग एंड अदर असेट, ये भी हो सकता है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कौन सा होता है, जो फॉरेक्स से करते फॉरेन हैं सर, एक्सचेंज का, जो ठीक है। फॉरेक्स से करते हैं हाँ, करेंसी। इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड, से आपने कहीं पे पैसा लगा रखा है सब्सिडी में, कंपनी में, जॉइंट वेंचर में, तो उसका क्या आएगा आपको, डिविडेंड। मिसलेनियस इनकम, द मिसलेनियस इनकम कंप्राइजेज ऑफ रिकवरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर गोडाउन रेंट, इनकम फ्रॉम बैंक्स प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी चार्जेस, इंश्योरेंस, ठीक है। फिर आती है बात एक्सचेंजेस, तो एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस में अगर आप बात करें तो एक तो हो गई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, और अदर एक्सपेंसेस कौन से हो गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, Taxes, आपका स्टाफ लगा हुआ है, बिजली लग रही है, सब कुछ लग रहा है, कुछ आपको प्रोविजन करने पड़ते हैं, कुछ कंटिजेंसी रखना पड़ता है, ये सब आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस। और ये आपकी जो इनकम हुई है उसी में से करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट की बात करें, एक्सपेंसेस सर क्या सर, है इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, अगर आप एफडी डिपॉजिट वगैरह लेंगे तो लोगों से, देना पड़ेगा ना। लोगों से डिपॉजिट लेंगे तो उसमें पैसा नहीं देना पड़ेगा उनको, ओके ओके सर, डिमांड लायबिलिटी, डिमांड में जो देते हैं। लाइबिलिटी, जो डिमांड या टर्म दोनों ही है। हाँ, सर कंटीजेंसी में अनफोर्सीन एक्सपेंसेस काउंट करेंगे। कंटिजेंसी में जैसे अचानक कुछ आ गया, Dot. जैसे मान लिया आपकी 2 बिल्डिंग टूट गई अचानक, तो क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा ना रिपेयर कराने के लिए उसे, यस यस यस। ठीक है। मतलब कोई भी चीज कंटिजेंसी जो पहले से शेड्यूल्ड नहीं है, ठीक है। पेनल्टी सर, पेनल्टी वगैरह कंटीजेंसी, पेनल्टी भी आ सकती है कंटिजेंसी में, बिल्कुल। अचानक आरबीआई का पेनल्टी लग गया। अचानक है, फ्रॉड भी हो सकता है, फ्रॉड भी कंटिजेंसी टाइप का है ना, ठीक है। अब है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, तो इंटरेस्ट में एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो डिपॉजिट पर है
दूसरा, आरबीआई जैसे वहां हम अर्निंग कर रहे थे ऐसे ही हम यहाँ पे खर्च भी करते हैं। जैसे डिस्काउंट हम काट रहे थे ऐसे ही लोग हमारा भी डिस्काउंट काट लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, ट्रेजरी बिल पर किसी को हमने अपनी कोई सिक्योरिटी सेल करी, तो सिक्योरिटी सेल करेंगे तो वो अभी हमें दे रहा है 1800, हम उसको कुछ समय बाद कितना देंगे, 2000। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी आपका धंधा जो चलता है जिसमें आपकी रनिंग ऑफ द बैंक कंपोनेंट आते हैं सारे, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी, प्रोविजन, ये सब कुछ आ गए। ठीक है, प्रोविजन, और उसके अलावा रेंट, टैक्सेस, लाइटिंग वगैरह, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी सब आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, और प्रिंटिंग स्टेशनरी भी आपका एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। पब्लिसिटी के लिए जो एड वगैरह होते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ बैंक की प्रॉपर्टी भी आपका क्या है, एक खर्चा है। डेप्रिसिएशन बैंक प्रॉपर्टी भी आपका खर्चा है। अच्छा, ये जितने लोग क्लास ले रहे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा था, कल आपने इतनी इम्पोर्टेंट क्लास, आधे लोग क्लास छोड़ के भाग गए, क्यों ऐसा हुआ होगा, कोई बताएगा? मुझे भी लग रहा है कुछ हो रहा है। सर 9:30 वाली क्लास 9 बजे से नहीं हो सकती, 10:30 बजे, 11 बजे। आधा घंटा सर घटा दे। अरे पेपर आ गया भाई, क्या घटा दे, मैं तो अभी और बढ़ाने वाला हूँ। नहीं सर, 9 से 11 कर दीजिए, 2 घंटा हो गया। अरे भाई सब हाँ। समस्याएं हैं, सबके साथ है। पेपर आ गया समझ लो, आपको पता है हाँ सर, कि आ ही जेआईबी गया का है ये। पेपर फर्स्ट सेकंड अगले अगले दिन है, आपके 15 दिन रह गए समझ लो अब आप। हाँ सर, 15 दिन। और सो कौन रहा है ये भी तो देख ले जरा पहले। सुबह से उठ के पढ़ रहे। आपको एक बात बताता हाँ हूँ सर, सुबह से तो पढ़ ही रहे हम लोग। सुनो, आपको एक बात बताते हैं कि कई बार रिनका मैं भी परेशान करो थका हुआ होता हूँ कि मेरा भी मन करता है सो जाऊं, लेकिन क्या मैं सो सकता हूँ? बोलो। हम कमिटेड है हम लोगों के प्रति। नहीं, मेरे ख्याल से टेक्निकल इशू को छोड़ दिया जाए या मैं पहुंच नहीं पाया उसको छोड़ दिया है तो शायद मैंने आज तक कोई क्लास कैंसिल नहीं करी। ठीक है, तो सर आप ही को देख के तो सीआईबी करने का मन करता है। अरे तो मन करता है, उस मन को पूरा वो करो ना, पढ़ने का भी मन कर लो, खाली सीआईबी करने का ही मन नहीं करना है, पढ़ने का मन भी करना है। अभी देखिए क्लास के शेड्यूल और बढ़ जाएंगे, हो सकता है किसी किसी दिन 6-6 घंटा भी पढ़ाई हो। आपको अगर सीआईबी करना है, ये समझ लो आपके पास एक ऐसा चांस है जो पूरे जीवन में सीआईबी ना होने का कलंक मिटा सकता है। हाँ बता रहे रोंगटा खड़ा कर दिया सर। अरे जो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तब देखना ना रिजल्ट। सर आपने रण क्षेत्र बना दिया। पेपर बढ़ गए, नेगेटिव मार्किंग हो गई, तो कैसे चलेगा बताओ काम? कर ही है? लो। हाँ सर। सर ये जो शेड्यूल्स रहेंगे थोड़ा अर्ली मिल जाएंगे हम लोग को कि प्लान हैं? अकॉर्डिंग टू हाँ, कुछ शेड्यूल्स मिल जाएंगे। चिंता मत करो, अभी कुछ दिनों से 6 बजे भी क्लास होने वाली है सुबह। नहीं सर, वो अच्छा। एक्चुअली हम लोग को रिवीजन कब एग्जाम आ जाएंगे करेंगे? ना थोड़ा, तो दिक्कत आ जाएगी। जो समय पता मैंने चलेगा आपसे 3 नहीं बजे लिया, से लेके। जो समय मैंने आपसे नहीं लिया वो आपके रिवीजन का समय है। बैंक में भी जाना है। अरे छुट्टी लो भाई, एग्जाम टाइम तो छुट्टी लेना पड़ेगा। छुट्टी लो, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। तो भी और कुछ ये बात आप CBS बिलीव को कर पता लीजिए, होता है ये लोग जितनी छुट्टी क्यों बातें ले रहे हम मतलब जितने पेज हम पलट रहे हैं, जितना कंटेंट हम कवरेज कर रहे हैं, अगर उतना भी ठीक से ढंग से रिवाइज करके समझ गया तो 80 नंबर आएंगे। मैं उस 20 नंबर की तो बात ही नहीं कर रहा जो हमने कवर नहीं किया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा मैंने क्या पढ़ा है, उसमें कंटेंट क्या था। ठीक है, अब जैसे ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक इजी है बहुत, लेकिन फिर भी हाँ। एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे इसमें, वहीं आप सोचने लग जाओगे कि क्या होगा। अभी देखो आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट आएगा तो मैं नोटिफाई कराऊंगा आपको। ठीक, चलो यूट्यूब वालों भी जो देख रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं, वो भी देख लीजिएगा।
वो बेचारे बोल नहीं सकते आपसे। हाँ, बोल नहीं सकते बेचारे, वो मन में उनके जो है बोलना तो बहुत हाँ। चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। चलो, वो आप में से कोई उनकी आवाज उठा देता है, जो वो बोलना चाहते हैं उनमें से आप में से कुछ बोल देते हैं। चलिए जी। यूट्यूब वाले हाँ, पैसे भी तो बचा हम के बात रखे हैं। कर रहे थे एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस में डायरेक्टर को जो फीस दी जाती है वो भी एक्सपेंसेस है, उनको अलाउंसेस और उनको एक्सपेंसेस, बट उनको क्या नहीं मिलती है, क्या नहीं मिलती है? सैलरी नहीं मिलती। तो ठीक है। ऑडिटर्स की फीस, एक्सपेंसेस, लॉ चार्जेज, पोस्टेज, डाक टिकट लगता है जो, ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस होती है, इंश्योरेंस कराते हैं और अदर एक्सपेंडिचर। जिस तरह से इनकम में था आपका प्रोविजन कंटिजेंसीज, इसी तरह से यहाँ पे एक्सपेंसेस में भी, मतलब सॉरी उसमें था एसेट्स में था, उसी तरह से यहाँ एक्सपेंसेस में भी। सर एक क्वेश्चन है, तो जैसे मतलब कैश बैंक का चाहे किसी का जो इंश्योरेंस होता है तो बैंक उसका प्रीमियम पे करती होगी ना? बिल्कुल करती है। तभी तो देखो, होता होगा। प्रीमियम में देखो किस चीज का है, बैंक की प्रॉपर्टी का है, बैंक का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है, डिपॉजिट और क्रेडिट गारंटी का फीस है, ऐसी जो आपका कैश रखा हुआ है उसकी उसका इंश्योरेंस है, कैश इन ट्रांजिट इंश्योरेंस है, इवेंट इंश्योरेंस है, और मेडिकल ईसीडीसी इंश्योरेंस को फीस देती है, वो भी सब इसमें शामिल है। स्टाफ इंश्योरेंस वगैरह करती होगी तो इसी में काउंट होता है। क्रॉप इंश्योरेंस में जो हिस्सा बैंक अपना देता है। नहीं, स्टाफ का जो मेडिकल इंश्योरेंस करती है ना, ग्रुप हाँ इंश्योरेंस। बिल्कुल, बिल्कुल है। ठीक है। प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द बैंक प्रोविजन। तो बैड डेब्ट्स के लिए जो सबसे बड़ा खर्चा करती है, ठीक है। टैक्स के लिए प्रोविजन है, डिमिनिशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोविजन है, मींस जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है। मींस अगर आपको 10,000 रुपए जमा करके 10 साल में 20,000 रुपए मिल रहे हैं, तो मिल तो 20,000 है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, थोड़ी सी डेप्रिशिएट हो जाती है, तो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, चलो अब आ गया एएलएम। एएलएम के बारे में हमने एक चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा था, जरा बताएंगे कौन सा चैप्टर था वो? मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में थोड़ा समझाता है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, क्योंकि मार्केट रिस्क को कम करने के लिए ये वाला डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। बिजनेस, बिकॉज द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, एक्सेप्टिंग एंड मैनेजिंग द रिस्क। क्या होता था? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और मिटिगेशन। मिटिगेशन, चार पार्ट थे ना हमारे। ट्रेडिशनली administered interest rate were used to price the asset and liability of banks. However, in the deregulated environment, competition has narrowed the spread of bank. Means spread का मतलब होता है कि जो आप डिपॉजिट पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिपॉजिट पर इंटरेस्ट दे रहे हैं माइनस जो एडवांसेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इनका जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है। तो पहले बहुत मार्जिन अच्छे थे, आजकल स्प्रेड क्या हो गया? कम, क्योंकि कंपटीशन है। आप 10% दे रहे हैं, दूसरा 9% दे रहा। ठीक है। This not only has led to the introduction of discriminatory price policy, but has also highlighted the need to match the maturity। और इसने बोला केवल प्राइसिंग पॉलिसी से नहीं काम चलेगा। डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग पॉलिसीज का मतलब है क्या होता है? हर एक अलग अलग टाइम के, टाइप के डिपॉजिट का रेट क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है। और केवल इससे ही काम नहीं चलेगा, आपको अपने एसेट और लायबिलिटी के मिसमैच को भी क्या मेंटेन करना पड़ेगा। अपने एसेट और लायबिलिटी के उसको भी मिसमैच को खत्म करना पड़ेगा। The change in the profiles
of the sources and uses of funds are reflected in the borrower's profile. The industry profile and the exposure limit for same, interest rate structure for deposit and advance, etc. The development have taken place. तो यहाँ पर आजकल रिस्क प्रोफाइल पे ज्यादा बैंक काम कर रहे हैं, ठीक है. Asset liability management is concerned with strategic balance sheet management involving risk caused by changes in interest rate. तो ये यहाँ पर जो बात आ रही है, क्या कह रही है? स्ट्रेटेजिक बैलेंस शीट क्या? इंटरेस्ट रेट के चेंज, एक्सचेंज रेट के, क्रेडिट रिस्क के, लिक्विडिटी पोजीशन के, इन सब बातों को ध्यान में रखकर किया था. विद प्रॉफिट बिकमिंग की फैक्टर, it has now become imperative for a bank to move away from a partial asset management से, मतलब केवल आपको क्रेडिट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट से हट करके अब कहाँ आना है? पार्शियल लायबिलिटी मैनेजमेंट में भी जाना है, टुवर्ड्स द इंटीग्रेटेड बैलेंस शीट. तो एसेट के अलावा अब आपको लायबिलिटी का भी मैनेजमेंट करना है, ठीक है. एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ प्लानिंग. ये देखो, प्लानिंग, एक्वायरिंग, डायरेक्टिंग क्या? द फ्लो ऑफ फंड्स थ्रू एन और, मतलब एक सिस्टमेटिक तरह से करना एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट होता है. द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोसेस इज टू जनरेट एडिक्वेट स्टेबल अर्निंग एंड टू स्टेडली बिल्ड an organization equity over time while taking reasonable and measured business risk. ठीक है. ALM is therefore the management of the net interest margin. अब ये देखो, ऊपर हम बात कर रहे थे ना स्प्रेड की बात, तो स्प्रेड का जो एक और नेम है वो क्या है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन. To ensure that its level and riskiness are compatible with risk return objective of the bank, कि कितना रिस्क पे कितना रिटर्न का ऑब्जेक्टिव बैंक का है, उसके अकॉर्डिंग करता है. ALM is more than just managing the individual asset liability category well, it is an integrated approach है. एसेट लायबिलिटी का मतलब केवल उसको एसेट लायबिलिटी को मैनेजमेंट नहीं करना है फंड का, बट कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है बैंक की. किस चीज के लिए? बैंक के पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैनेज करना, ठीक है. तो इसने बोला हुआ नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब है कि आपने डिपॉजिट पर लिया पब्लिक से 4% पर, लोन दे रहे हैं आप कितने परसेंट पर? 8% पर. ये तो स्प्रेड है, बट इसमें आपके थोड़े से क्या आते हैं? खर्च भी आते हैं. सपोज कीजिए 2% का खर्च आ गया, तो आपको कॉस्ट कितनी पड़ी? 6%, और आप वो दे रहे हैं, तो मार्जिन नेट कितना हो गया? 2%. ठीक है, ठीक. थैंक यू. द टाइप एंड अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बैंक होल्ड. तो इसने बोला कि दो चीजें करनी है. एक तो किस टाइप का आप अमाउंट फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी आपकी है, टाइप ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी. दूसरा, द मिक्स एंड वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी. तो मिक्स एंड वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी. तो एक तो किस तरह की है और कितने वॉल्यूम की है, ठीक. इन एडिशन ALM रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग द मार्केट विद द बैंक ऑपरेट. आगे बात करता है ये, the strategy of actively managing the composition and mix of asset liability portfolio is called balance sheet restructuring. और क्या करना? मिक्स करना. मतलब जैसे पहले आपने 2000 करोड़ के हाउसिंग लोन दिए थे, इस बार आपने प्लानिंग करी कि हम कार लोन भी 1000 करोड़ के देंगे और हाउसिंग लोन थोड़ा सा कम करेंगे. तो क्या हुआ? रीस्ट्रक्चर करा आपने अपनी बैलेंस शीट को, ठीक है. इन दिस अप्रोच
bank managers make effort to adjust the and readjust their portfolios in response to the corporate objectives, economic conditions and future interest rate scenario. ये सब चीजें देखना पड़ता है बैंक को, ठीक है. Asset liability management can hence be broadly defined as coordinated management of a bank balance sheet to allow for alternative interest rate, liquidity, prepayment summary. मतलब केवल एसेट लाइबिलिटी के अलावा एक कोऑर्डिनेटिव मैनेजमेंट है जिसमें बैलेंस शीट क्या करता है, इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी और प्रीपेमेंट समरीज को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है. इट इज ए फ्लेक्सिबल मेथोडोलॉजी that allow the bank to test interrelationship between a wide variety of risk factors including market risk. ये सब चीजें भी इसमें कंसीडर किया. सिग्निफिकेंस क्या है, देखो थोड़ा सा ही क्या है, एक तरह से वो बोलते हैं लिटरेरी चीजें आ रही हैं कि कैसे कैसे होता है. ब्रॉड तो आपको पता है एसेट लायबिलिटी में जो हमने पढ़ा, लेकिन क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, क्यों ऐसा जरूरी हो गया, हम कर रहे हैं ठीक है, क्यों जरूरी हो गया. तो उसने बोला हुआ है कि जब आपको नीड है फंड की, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की नीड क्यों है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मे हैव एनफ एसेट टू पे ऑफ इट्स लायबिलिटी, बट if 50% liability are maturing within 1 year but 10% of the asset within a same period, means आपके जो लोन्स हैं वो कम आएंगे और ज्यादा क्या है जाने, तो क्या क्या क्रिएट हो जाएगा, इससे मिसमैनेजमेंट हो जाएगा. इसको मिसमैच क्या बोलते हैं, मिसमैच गैप, मिसमैच एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाएगा, ठीक है. और ऐसी कंडीशन में कि आपका मैच को मैच करना उसको, और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम जो मार्केट रिस्क वाली उसको थोड़ा कम करना, कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ए पर लायबिलिटी बेसिस बाय मैचिंग. पर लायबिलिटी का मतलब जितनी आपकी लायबिलिटी है उसी के अगेंस्ट में क्या करना, आना वापस. अगेन इवन इफ एसेट एंड लायबिलिटीज मैच्योरिटी इज मैच्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट, इंटरेस्ट रेट कैन चेंज ड्यूरिंग द पीरियड. मींस अगर मान लिया आपका बिल्कुल बैलेंस चल रहा है लेकिन बीच में क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल गए, तो इससे भी आपकी इंटरेस्ट इनकम में फर्क पड़ जाता है और आपके एसेट लायबिलिटी में भी फर्क पड़ता है. क्यों, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने एसेट्स का तो उसमें वो रेट नहीं मिल पाते जो पहले चल रहे थे, तो आप अपना चेंज करते हैं डिसीजन की यहाँ की जगह यहाँ लगाना, तो इन सबसे फिर दिक्कत आती है. डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट द नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इंक्रीज और डिक्रीज, रिजल्टिंग इन करस्पॉन्डिंग इंक्रीज, और उसी से क्या होता है, प्रॉफिट आपका लॉस कम ज्यादा होता है, ठीक है. एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट यूज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज ए सेट ऑफ इंटररिलेशनशिप दैट मस्ट बी आइडेंटिफाइड, कोऑर्डिनेटेड एंड मैनेज्ड एज एन इंटीग्रल सिस्टम, ठीक है. द प्राइमरी मैनेजमेंट गोल is the control of interest income and expenses and the resulting net interest margin on ongoing basis. तो ये सब चीजें जो है इंटर रिलेशनशिप है आपस में सब चीजों की, ठीक है, एक इंटीग्रल सिस्टम है ये. चलो अब ये वर्ड आपने कहीं पढ़ा था, मार्केट इसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वॉलेटिलिटी. The vagaries of such free economic environment reflected in interest rate structure, money supply and overall credit position of the market, the exchange rate and prices. तो ये जब सब इम्प्रूवमेंट आने लगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आने लगी, लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, तो इन सबसे क्या हुआ, इन चीजों के रेट वगैरह में भी फ्लक्चुएशंस ज्यादा हो गए. फॉर ए बिजनेस विच इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग इन मनी, रेट फ्लक्चुएशन, इनवेरिएबिलिटी अफेक्ट the market value, yield cost of the asset liability, which further affect the market value of the bank and its net interest income. जो net interest income थी जो पहले आती थी वो अब क्या हो गई, थोड़ी सी रिड्यूस हो गई. प्रोडक्ट इनोवेशन, सेकेंड रीजन फॉर ग्रोइंग इम्पोर्टेंस. ALM क्या करता है कि नया प्रोडक्ट लाने के लिए एक्सरसाइज करता है. क्यों, जब उसे लगता है कि मार्केट में इसमें हमें इतना नुकसान हो रहा है, दूसरा बैंक ऐसा कर रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने नए नए प्रोडक्ट को लेकर के आता है, ठीक है.
while there were some innovation that came as passing fads, other have received tremendous response. In the several cases, the same product has been repeated with certain different or offered by various men. तो वो कहता है अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोई प्रोडक्ट, ठीक है, तो क्या करते हैं उसमें उसी प्रोडक्ट को रिपीट करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंस ला करके, ठीक है, नॉर्मली कॉल्ड एज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। जैसे कि नाम है एक, आजकल आप लोग बहुत सुने हो, ग्रैंड विटारा, मारुति की एक पुरानी गाड़ी है। फिर वैगनार, वैगनार में भी यही है, तो बार बार नया ला रहे हैं, तो थोड़ा सा बदल बदल के ला, तो ऐसे ही नए नए प्रोडक्ट लाने के लिए ALM जो है काम करता है। Whatever may be the feature of the product, most of them have impact on the risk profile of the bank, thereby enhancing the need. तो कोई भी प्रोडक्ट होगा उससे क्या है, रिस्क का इम्पैक्ट, रिस्क प्रोफाइल पे आपका इम्पैक्ट होता है, इसलिए क्या है ALM को ज्यादा वो करने की जरूरत है। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इसमें कौन आ जाएगा, RBI आ जाएगा, BIS आ जाएगा, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट आ गया। प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर द बैंक टू टैकल द मार्केट रिस्क। तो जो बेसिल ने बोला हुआ है कि आपको अपने मार्केट रिस्क से लड़ने के लिए अपना एक क्या बनाना पड़ेगा, फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, तो ये बेसिल ने बोला हुआ है। ऐसे ही RBI ने बोला हुआ है, तो ये सारी चीजें रेगुलेटरी एनवायरमेंट। मैनेजमेंट रिकॉग्निशन, मैनेजमेंट भी इसको बहुत वैल्यू करता है, तो उसने बोला force bank management to give serious thought to effective management of it. कौन बीच में बोलता रहता है? जरा 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट। ये YouTube पर मेरे को लग रहा दूसरी क्लास चल रही है ना मैडम वाली, तो टेलीकास्ट कहीं दूसरा तो नहीं हो रहा है? तो YouTube पर सही क्लास चल रही है, तो हो सकता है कि वो मैडम वाली क्लास कुछ गड़बड़ हो रही होगी, क्योंकि सेम टाइम पे 2 क्लास चलती है ना, जब थोड़ी सी सेटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। 1 मिनट मेरे को चेक करने दीजिएगा। सर 10 क्लास खुल रही है यूट्यूब पे।
आप वाली क्लास ही खुल रही सर, उस पे भी। है ना? हाँ सर। एक मिनट जरा पे होल्ड कीजिएगा। आप लोग जरा एक मिनट रुकिएगा जरा। हेलो। हाँ मोनिका मैम। हेलो।
हेलो, आवाज आ रही है? चलो मैंने शायद आपके माइक बंद किए हुए थे।
क्योंकि आपके घरों की आवाज सब तक जा रही थी और YouTube पर उधर वाली क्लास बंद हो गई, इधर वाली बंद हो गई, कुछ वो क्लास हो गया था। एनीवे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, हम लोग जहाँ पर थे, क्योंकि हमें वो आज चैप्टर जो है क्या करना है, कंप्लीट करना है, इसलिए हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? एसेट लायबिलिटी एक्सपेंसेस, ALM का इम्पोर्टेंस की बात चल रही थी हमारी, ALMs की इम्पोर्टेंट की बात चल रही थी। तो प्रोडक्ट इनोवेशन तक आ गए थे, रेगुलेटरी मैनेजमेंट, रिकॉग्निशन। चलो, पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो अगर इसमें से भी एक थ्योरी का क्वेश्चन आपका आ सकता है, वो क्या आएगा? रिव्यूइंग द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर एंड कंपेयरिंग द सेम टू द इंटरेस्ट प्रोडक्ट प्राइसिंग ऑफ गुड। मींस आपका जो इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर है उसको रिवाइव करना कि भाई ठीक चल रहा है, चल रहा है, सबके बैंकों जैसे चल रहा है, चल रहा है, हमें से प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारी कुछ ठीक है। Examining the loan and investment portfolio in the light of the foreign exchange risk and liquidity risk that might rise, कि foreign exchange risk या liquidity risk तो नहीं होगा, उसको examine करना। और examine the credit risk, contingency risk that may originate either due to the rate fluctuation or otherwise the asset of the assesses the quality of asset. Review the actual performance against the projection made and analyzing the reason for any effect on the। तो बेसिकली इन सब इफेक्टों को रिव्यू करना इसका वो है। और अब जो एक क्वेश्चन आपका थ्योरी में यहाँ से बनता है, क्या है? पैरामीटर कौन से हैं इसके, कौन कौन से पैरामीटर पर जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है फॉर द पर्पज ऑफ इसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर पे काम होता है। तो देखो, नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो। तो ये मैंने आपको बोला कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर वाला आ सकता है, एक क्वेश्चन आपका श्योर वाला यहाँ पर आ सकता है। तो क्या है वो क्वेश्चन? देखिए, द इम्पैक्ट ऑफ वॉलेटिलिटी ऑन द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इज मेजर्ड बाय नेट इंटरेस्ट इनकम। तो इन दोनों में फर्क समझना है आपने। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है? तो बोलता है कि नेट इंटरेस्ट इनकम का फॉर्मूला ये है, ये जो है एब्सोल्यूट टर्म है। ये क्या है? एब्सोल्यूट टर्म है। इनकम कितनी हुई, रेट से मतलब नहीं है, इंटरेस्ट इनकम कितनी हुई, क्या होगा कि आपकी इनकम माइनस एक्सपेंसेस, कौन सी वाली? इंटरेस्ट। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है कि हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम 6000 करोड़ हुई। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो मार्जिन कैसे निकलता है कि जो आपका एब्सोल्यूट आया, आपका 6000 करोड़ का इनकम हुआ, बट ये 6000 करोड़ का इनकम कितने एसेट से हुआ? पता लगा आपके एसेट्स थे यहाँ पर 60 या 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ में आप अर्न कर रहे हैं 6,000 करोड़। ठीक है, तो ये आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। अब यहीं पर कोई बैंक ऐसा भी हो सकता है जो 6,000 रिसीव कर रहा है कितने एसेट से? 50,000 से। तो किसका NIM अच्छा है? सेकंड वाले का। कि इनकम आप भी इतनी कर रहे हैं, वो भी इतनी कर रहा है, बट आप आउट ऑफ ज्यादा है ना,
ज्यादा एसेट से कम इनकम कर रहे हैं और ये कम इससे ज्यादा। अब देखो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैन बी व्यूड एज स्प्रेड ऑन अर्निंग एसेट, स्प्रेड ऑन अर्निंग एसेट, या यहाँ पर का गैप कह दो कि ये गैप कितने थाउजेंड का है, 54,000 का, और ये गैप कितना है 44,000 का। तो जो यहाँ पर वैल्यू कम आती है वो वैल्यू अच्छी होती है, ठीक है। अब आप देखिए, तो पहली बात तो क्या नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में फर्क समझे आप? ये एक तरह का क्या है, रेशियो है, और वो एक तरह की क्या वैल्यू है, डिफरेंस, गैप, डिफरेंस, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। द नेट इनकम ऑफ बैंक्स कम मोस्टली फ्रॉम द स्प्रेड मेंट। अब स्प्रेड मैंने समझाया था आपको, क्या टोटल इंटरेस्ट Yeah. इनकम और टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का जो गैप है उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, spread. स्प्रेड बोल रहे हैं। हायर द स्प्रेड मोर विल बी द एनआई। सिंपल बात है कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्निंग वाले से, मतलब पेइंग वाले से ज्यादा होगा तो आपको इनकम ओवरऑल ज्यादा होगी। देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। एज ए रिजल्ट, greater spreads only imply enhanced risk exposure. But since any business is conducted with the objective of making profits and achieving higher profitability is the target. It is the management of risk and not risk elimination that hold the key of. अब इसमें क्या बोलते हैं, देखो, the objective of making profit and achieving higher profitability is the target. It is the management of risk, not the risk. तो रिस्क को क्या नहीं कर सकते हम, एलिमिनेट, एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट उसको क्या कर सकते हैं हम, मैनेज कर, ठीक है। और थर्ड था हमारा इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो। ये तीनों टर्मिनोलॉजी आप रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड्स टू द टोटल एसेट मेजर्स the shift in the ratio of owned funds to total fund means, अब बोला own fund, अपने फंड और टोटल फंड का जो शिफ्टिंग होता है उसको चेक करता है इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो। द फैक्ट एसेसेस द सस्टेनेंस कैपेसिटी ऑफ द बैंक। इसने बोला टोटल एसेट मेजर्स द शिफ्ट इन रेशियो। रेशियो निकालना है आपको किसका, ओन फंड और टोटल फंड। तो पता लगा ये पहले आया 1.3 आया, अगले बार आया 2.4। तो क्या हो रहा है, ये रेशियो बढ़ना अच्छा है खराब है, अच्छा है। पक्का। इसका एक बार और बताओ ना सर, दोबारा से। शेयर होल्डर फंड बढ़ जाएगा ना सर, इसकी डेफिनेशन दोबारा। फंड अपॉन टोटल फंड। आपका पहले आता है 1.3, अब आता है 2.4। कौन सी अच्छी पोजीशन, कैपिटल बढ़ रहे हैं सर? 1.3 सर पहले वाली अच्छी 1.3 अच्छी। हाँ सर क्योंकि ऊपर क्या टोटल है, फंड कम होगा ना अगर ये ज्यादा होगा तो। अपना हिस्सा जितना ज्यादा होता जाएगा उतना अच्छा है, यानी ये वाली वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना अच्छा है। अगर आपकी ये वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब आपकी बोरोविंग बढ़ रही है। नहीं समझे, डेफिनेशन बताओ ना एक बार और। डेफिनेशन में ये है कि टोटल फंड जो आप यूज कर रहे हैं उसमें आपका कितना लगा हुआ। आप 10,000 करोड़ से बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपका सिर्फ कितना लगा हुआ है, 2,000 करोड़। दूसरा केस ऐसा है कि 10,000 करोड़ से बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपका 6,000 करोड़ लगा हुआ। कौन सी पोजीशन तो अच्छी सर ये तो एक तरह से लेवरेज हो गया ना। हाँ लिवरेज है। मुझे आप बताओ इन दोनों में से कौन सी पोजीशन अच्छी है, 6,000 वाली। 6,000 वाली। तो 6,000 वाली की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, सॉरी
उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। इसकी वैल्यू कम आएगी और इसकी वैल्यू कम है ज्यादा। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 10,000.6 आ रही है, 0.6 आएगा, 0.2 आएगा? 0.2 आएगा। तो कौन सी पोजीशन अच्छी है? 0.6 वाला। 6 वाले। हाँ ठीक ठीक ठीक, और इसमें 2.4 सिंपल वाला है, ठीक। रेशियो निकाल के जिसका रेशियो हाँ। कम आएगा वो अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, इसका ज्यादा आएगा वो अच्छा है। वो अच्छा है, नहीं, ये जिसका वाला सही रेशियो था। कम आएगा। नहीं, ये जो गैप है, गैप जिसका कम होगा वो अच्छा है, बट रेशियो में देखेंगे कि जैसे जैसे ऊपर की वैल्यू बढ़ती जाएगी आपकी, जैसे जैसे ऊपर की वैल्यू बढ़ती है, बट ये दो चीजें सर लेकिन टोटल फंड से अगर कंपेयर करें तो टोटल फंड अगर रेशियो ज्यादा है तो टोटल फंड भी कम हो रहा है ना। तो एक मिनट बताओ, एक मिनट जरा इन दोनों में बताओ कौन सा अच्छा है। सेकंड सेकंड वन सर, 50/61। हाँ, सेकंड वाले में फंड में आपका अपना फंड ज्यादा है 0.8 है 60 में और ऊपर वाले में क्या है? 0.6। सर वैसे भी कंपेयर हो रहा है ना कि बेस में से हमारा कितना है। ये तो ये वाली पोजीशन ज्यादा अच्छी है, तो इसी तरह से 2.4 वाली पोजीशन अच्छी है। ठीक है, ठीक हो गया। सर इसके लिए न्यूमेरिकल भी तैयार करना पड़ेगा ना? हो सकता है, पूछ सकता है आपके अपने फंड कितने हैं, टोटल फंड कितना यूज हो रहा है, इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो निकालो, सिंपल। जी जी। ठीक। ये एसेट Objective of- लायबिलिटी है? रेशियो। चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ एएलएम के ऑब्जेक्टिव तो सिंपल बात है। पहला तो है प्राइस मैचिंग, कि आपका क्या है, प्राइस को इस तरह मैच करना है कि आपको रिटर्न कितने मिले, ज्यादा मिले। तो बेसिकली एम टू मेंटेन स्प्रेड by ensuring that the deployment of liability will be at the rate higher than the cost. This exercise would indicate whether the institution is in position to or to benefit from rising interest rate by having positive gap. अगर किसी बैंक का पॉजिटिव गैप है, पॉजिटिव गैप का मतलब उसके जो मैच्योरिंग एसेट है वो क्या है, ज्यादा है, और लाइबिलिटी क्या है, कम है, तो इंटरेस्ट रेट राइज होने पे उसे क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और उसे डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट में कब फायदा मिलेगा, जब उसके पास कौन सा गैप हो, नेगेटिव। इसको समझेंगे जरा, इसको समझिए जरा। अगर आपने लोन्स दे रखे हैं, सपोज कीजिए 6,000 की वापसी आनी है और पेड होना कितना, 4,000। ये आपके लोन्स की वापसी है, ये आपके डिपॉजिट को पे करना है। आपके पास सरप्लस कितना है, 2000। 2,000। और मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या हो गए, बढ़ गया। बढ़ गया। तो आप इस 2,000 को ज्यादा हायर रेट में इन्वेस्ट करोगे, नहीं करोगे? क्योंकि इसको तो आप दे रहे हैं, आज दे दिया, आज आप, कल को इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएंगे। तो ऐसी पोजीशन में अगर आप पॉजिटिव गैप में हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, तो आपका फायदा है। क्यों? क्योंकि जो भी आपका लोन वापस आ रहा है उसे आप दोबारा लोन में बांटोगे। सेम तरह से अगर आप नेगेटिव गैप में हैं, यानी यहाँ 3,000 है और यहाँ पे 4,000 है, तो कौन से गैप में आप, नेगेटिव, और इंटरेस्ट रेट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो आप 1,000 रुपये कहाँ से उठाओगे, मार्केट से, और मार्केट में रेट क्या हो गए, डाउन हो गए। तो जो मार्केट से पैसा उठाओगे 1,000, वो सस्ते मिल जाएगा आपको, और उठा के किसको पेमेंट कर दोगे, जिसको आपने मान लिया 6% में ले रखा था, मान लिया। तो ये कॉन्सेप्चुअली समझ लेना कि इसमें से कोई कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन वहां पर आ सकता है। ठीक है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इज एंश्योर्ड बाय ग्रुपिंग द एसेट लायबिलिटी बेस्ड ऑन देयर मैच्योरिंग प्रोफाइल्स। तो उसने बोला हुआ कि मैच्योरिंग प्रोफाइल्स पर आपको
जो एसेट लाइबिलिटी का डिफरेंस एडजस्टमेंट करना होता है उसी को हम लोग एक तरह से लिक्विडिटी बोल रहे हैं। द गैप इज देन एसेस्ड टू आइडेंटिफाई फ्यूचर फाइनेंसिंग रिक्वायर, कहाँ से पैसा लाओगे आप। However, they are often maturity mismatch which may to certain extent affect the expected result। ठीक है, अब यहाँ पे आया ALM एज कोऑर्डिनेटेड बैलेंस शीट मैनेजमेंट। बैलेंस शीट मैनेजमेंट को भी क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कैसे करता है? स्टेज 1 सबसे पहले क्या करता है, स्पेसिफाई बैलेंस शीट मैनेजमेंट फंक्शन। तो पहला साइड कौन सा वाला है, एसेट साइड। दूसरा साइड कौन सा वाला है, लायबिलिटी। एसेट साइड में आपको क्या मैनेज करना है, रिजर्व पोजीशन, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, लोन मैनेजमेंट, फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट। और लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी मैनेजमेंट, रिजर्व पोजीशन, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो बैलेंस शीट मैनेजमेंट है ALM से कोऑर्डिनेटेड है। स्टेज 1 में आप पहले ये मैनेज करते हैं और स्टेज 2 में आप लोग किसको मैनेज करते हैं, P&L को। पहले आप करते हैं बैलेंस शीट को और दूसरे में किससे करते हैं फिर P&L को। P&L में क्या हो गया आपका, प्रॉफिट, इनकम माइनस एक्सपेंसेस माइनस प्रोविजन लॉस प्लस नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू, नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस। मतलब सिंपल जो बैलेंस शीट को जब आप प्लस माइनस करके प्रॉफिट निकालते हैं उसकी बात कर रहा है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज टू अचीव, और इसके लिए पॉलिसी बनानी। अब किस किस चीज की पॉलिसी बनानी है, और पॉलिसी बनानी है इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए। क्या, आपको स्प्रेड मैनेजमेंट करना है, आपको लोन क्वालिटी का ध्यान रखना है, आपको फी इनकम बेस्ड जनरेट बिजनेस करना है, आपको नॉन इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंट्रोल करना है, यानी कि खर्चे चार्जेज जो होते हैं, टैक्स मैनेजमेंट करना है, कैपिटल एडिक्वेसी करनी है। ठीक है, ये सब चीज करनी है। जरा इसके क्वेश्चन आंसर देख लो, 2-3 होंगे इसमें। बोलिए। एसेट रिप्रेजेंट सोर्स ऑफ फंड्स वेयर लायबिलिटी डिनोट द यूज ऑफ फंड। मिनिमम मिनिमाइज फॉल्स। फॉल्स है। एसेट का मतलब उल्टा जो हो अपने गया। लोगों को दे रखा है, लायबिलिटी का मतलब जो ले रखा है। डीरेगुलेटेड एनवायरनमेंट हैज नैरोड स्प्रेड। ट्रू ट्रू है। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ओनली मैनेजमेंट ऑफ मैच्योरिटी मिसमैच हैज नो बियरिंग ऑन द प्रॉफिट। गलत है, फॉल्स प्रॉफिट को भी ध्यान में रखता है। फॉल्स हाँ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑल्सो नोन एज स्प्रेड। चलो एक, ट्रू हाँ, NII और NIM का फर्क फिर बता देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। और NIM का फॉर्मूला है NII अपॉन एवरेज टोटल टोटल क्या, एसेट्स एसेट्स। ठीक है, ठीक हो गया। चलो fill in the blank. ALM is required to match the asset liability to as well as market risk to manage. मिनिमाइज नहीं हाँ, मिनिमाइज भी हो सकता है। आंसर में मिनिमाइज किया हुआ है। मैनेज द लिक्विड, क्या लिया हुआ आंसर इसमें, मिनिमाइज किया हुआ मिनिमाइज ठीक है। है। Manage नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज डिफाइंड एज नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय किससे, द रेशियो ऑफ द शेयर होल्डर फंड्स टू द टोटल एसेट। क्या है, इकोनॉमिक Economic इक्विटी equity रेशियो ratio. Liquidity is ensured by grouping the asset liability based on their मैच्योरिंग pattern. शेयरिंग प्रोफाइल्स ठीक है। The institutions is in the position to benefit from rising interest rate when assets are, हाँ बताओ इसमें, ग्रेटर देन हाँ, आपको ग्रेटर देन अगर रेट बढ़ रहे हैं तो आपको एसेट क्या होने चाहिए, मोर लायबिलिटी से मोर ज्यादा होने चाहिए, तब आप कमाएंगे। Good. फिर जो इंटरेस्ट घट रहा है उसमें प्रॉफिट कैसे बनेगा, वो समझ में नहीं आया। दोबारा समझाए, वो इंटरेस्ट घटने से वो बेनिफिट कैसे मिलेगा, मार्केट से पैसा इधर लगेगा देखो, तो इधर देखो,
यहाँ देखो, ये सेकंड केस है। सेकंड केस नेगेटिव गैप है, यानी आपका पास पेमेंट ज्यादा करना है। सपोज कीजिए कल है 7/11 को, 7/11 को आपको क्या करना है, 7/11 को आपको क्या करना है, को आपको क्या करना है, पेमेंट करनी है 1000 रुपीज, ठीक है। और आपने पब्लिक से डिपॉजिट 6% पे लिया हुआ था, ठीक है। लेकिन उस दिन रेट क्या हो गए, डाउन। आपको मार्केट में कितने परसेंट में मिल गया पैसा, लोअर इंटरेस्ट। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन है, आपने फौरन उठाया बाजार से, उसको दे दिया, तो आपको तो फायदा हुआ ना, आपको कम पैसे में पैसा मिल गया। और ये जो पैसा आपने उठाया, आपको पेमेंट कब करनी है इस पैसे की, आफ्टर सम टाइम। तो आपको सस्ते में फंड मिल गया, आप ठीक है। तो जब आपको जरूरत है तो सस्ता रेट होना चाहिए, और जब आपके पास सरप्लस है तो कैसा रेट होना चाहिए, ज्यादा। चलिए गुड, ये टॉपिक हमारा बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो गया, ठीक है। सर, आगे और चलते हैं। ये डाउट सर कल एक की पॉइंट था केसीसीटी में सर। सर डाउट था। इसमें कल जो केसीसीटी कराई थी ना सर आपने, सर कल क्या कराया इसी था? वाले में एक डाउट आ कल रहा है। केसीसीटी नहीं कराई थी आपने कल हाँ हाँ बोलो बोलो। एक्सपोर्ट की, उसमें सर थोड़ा सा एक पूछना था कुछ, ये क्वेश्चन पूछो। उसकी जो लिमिट सैंक्शन हुई थी ना टोटल अमाउंट की 100 लाख की, तो सर उसमें सब लिमिट कैसे डिसाइड की थी, वो थोड़ा बता दीजिए सर। बताते हैं। जैसे मान लिया कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में कहा हमने कि इसको जो है, अगर ये काम करेगा तो इसको 100 करोड़ चाहिए, पहले ही माना हमने। बट वो 100 करोड़ रुपए उसको किस काम के लिए चाहिए, वो अलग अलग डिसाइड करना कहता है सब डिवाइड। तो उसने कहा अगर ये लेने आएगा पीसीएल तो हम इसे इतना देंगे, अगर ये लेने आएगा बिल के अगेंस्ट फंडिंग तो हम इतना दे सकते हैं, ठीक है। तो वो पहले से ही बैंक ने डिसाइड कर दी कि हम आपको ओवरऑल तो 100 करोड़ दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें से 50 करोड़ फॉर द पर्पज ऑफ प्री शिपमेंट और 50 करोड़ फॉर द पर्पज ऑफ पोस्ट शिपमेंट दे सकते हैं। तो उसने क्या करा, बाइफरकेट कर दिया उसको। एफबीबी दिया है जो पोस्ट शिपमेंट पे आ गया ना सर 50 वाला। ये कह रहे हैं ना, क्वेश्चन ही समझा दो थोड़ा, ये मेरे को समझ बता नहीं आ रहा। उसने कहा कि ये जो 100 करोड़ है, ये जो शिपमेंट है, ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने फंडिंग करा कितने करोड़, फंडिंग करा मतलब प्रॉमिस किया। अब 1 करोड़। जो शिपमेंट से पहले वाला ये वाला पीस है, अगर इस बीच वो पैसा लेने आएगा तो उसे कितना देने को बोला उसने, 50 लाख। 50 लाख। और 50 कब देंगे, जब आप क्या कर दोगे, शिपमेंट। तो ये जो 3 पोर्शन है ना, ये 3 पोर्शन, ये 2 पोर्शन कब क्रिएट होंगे, जब उसके पास क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट का बिल आ जाएगा, बिल आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो केस है ना, बेसिकली ये वो केस है जब इसने बैंक से ऊपर कोई फंडिंग नहीं ली थी। उस कंडीशन में उसको पूरा क्या करेंगे, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है आपके पास कि आप ये वाला ऑप्शन ले लो कि हमसे पीसीएल ले लो और हमसे पोस्ट शिपमेंट ले लो 50 का। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप हमसे कोई एडवांस मत लो, लेकिन जिस दिन आप हमारे पास क्या लेके आओगे, बिल लेके आओगे, तो आपको उस कंडीशन में पूरा कितना फंडिंग करेंगे हम, 100 लाख।
100 जी सर, नेगोशिएशन वाला तो एलसी में आएगा केवल ना सर? हाँ, क्योंकि उसमें वो उसको कोई भी फंडिंग नहीं कर रहा है। उन्होंने सर ओवरऑल लिमिट इसकी 100 लाख सिलेक्ट कर रखी है, वो इसलिए फिर करी उसको है, बाइग्रेड कर दिया है वो इसलिए करी है कि उसका टर्नओवर कितना क्लेम किया था उसने, 500 करोड़, और टर्नओवर के अगेंस्ट कितना होता है 20%, 20%, तो कितना हो जाएगा 100 लाख, 100 लाख। हाँ सर, तो इसको ना डिवाइड 2 पार्ट में वो कर दिया, बाइग्रेड कर दिया इसको, बाइग्रेड कर दिया। 2 ऑप्शन है, आप ऐसा कह लीजिए। हाँ सर, आपके ऑप्शन ये है कि आप प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट का फाइनेंस ले लो, या आप हमसे कोई फाइनेंस मत लो, जिस दिन आप एक्सपोर्ट कर लोगे उस दिन हमें बिल दे देना, हम आपका बिल नेगोशिएट कर देंगे। प्री शिपमेंट में जैसे 50 लाख ले लिया तो बाकी यहाँ ये जो बाकी है दोनों 50-50, ये दोनों में से कोई एक ऑप्ट करेगा? हाँ, कोई एक ऑप्ट हाँ करेगा, सर। बिल्कुल कोई एक। अगर उसका साइड बिल है तो वो परचेज ऑप्ट करेगा, परचेज कर लेगा। और अगर अब वीजांस इसमें क्योंकि इसका कौन सा बिल था, वीजांस था सर, तो इसीलिए उसने एफबीडी किया। देखो यहाँ पे, ये देखो, इसीलिए उसने क्या पूछा आपसे, एफबीडी। ठीक है, अगर यही कोई क्वेश्चन साइंस साइड बिल वाला होता तो वो एफबी एफबीडी हो जाएगा, और जो मार्जिन हमने 15% किया था वो कितना करता, 10%। ठीक है, यहाँ पर जो मार्जिन 15% लिया वो कितना लेता, 10%, और फंडिंग थोड़ी सी ज्यादा करते थे। चलिए, मॉड्यूल डी चलेगा। सर एक डाउट है, रात वाली क्लास रिटेल की है सर? उसमें हमने ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि एक Digital क्लास, and- सुन लीजिए, हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, एक क्लास जो कि जेआईबी के आईटी मॉड्यूल की क्लास है, जिसमें एनपीसीआई, सीसीआईएल सबके बारे में चर्चा होती है। ये प्योर सिलेबस आपका रिटेल बैंकिंग में, डिजिटल बैंकिंग में कवर होता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है उस क्लास को अटेंड करिएगा। सर मंडे को बीएफएम ही चलेगा क्या? और सर हाँ, एक कुछ दिन- इसमें डाउट आ रहा है सर, एक सर मंडे से बीएफएम ही चलेगा क्या? सुनो, मंडे से बीएफएम 2-3 चैप्टर और कर लेते हैं, और उसके बाद हम मैडम प्योरली लग जाएंगे किस पे, एबीएम पे। क्यों? लगभग 10 डे या 8 डे हमें लगातार क्या करना है, एबीएम। क्यों? जिस दिन सैटरडे को हमारा जेआईबी का पेपर होगा, उस दिन हम पूरे दिन क्या रहेंगे, खाली। नाइट में नहीं रहेंगे, क्योंकि नाइट में इसलिए नहीं क्योंकि अगला पेपर है उनका, और जिस दिन सेकंड पेपर है उस दिन में दिन भर खाली रहेंगे। तो दोनों दिन में आपके 4 बजे से पहले के शेड्यूल होंगे, 2 या 3 क्लास के, वो एबीएम के होंगे, और कंटिन्यूअस एबीएम और एलआरएबी का जब उनका पेपर होगा उससे 3 दिन पहले कोई क्लास आपकी नहीं होगी। एलआरएबी का जो पेपर है उनका 19 को है, तो ऑलमोस्ट 15, 16, 17 या 16, 17, 18 आपकी कोई क्लास नहीं है। पहला पेपर इन लोगों का 13 को है क्या? 11, 12 को है ना, एक सैटरडे, 12, 13 सॉरी 12, 13 को, 12, 13 को, 12, 13 को इनका पेपर है। तो आपकी जो क्लास है 17, 18, 19 को नहीं होगी। अभी तो और अगर होगी, चलाओगे सर आप? हाँ, वो हो सकता है कि मैडम की क्लास करा देंगे, हो सकता है। न्यूमेरिकल करो। हाँ, जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, वाईटीएम के न्यूमेरिकल रिवीजन जो भी कहोगे वो करा देंगे। ठीक है, बीएफएम का कम से कम 2-3 यूनिट और खिंचा जाता है। क्यों नहीं होगा? ये मॉड्यूल करा दो कंप्लीट सर पूरा। अरे अभी एक बात सुनो तो सही, जो बीएफएम का एग्जाम का वीक है वहां भी हमें कुछ कवर करना है। अभी 2 टॉपिक रह गए ना हमारे फर्स्ट यूनिट के, फर्स्ट मॉड्यूल के। हाँ बी में भी तो है सर 2 मॉड्यूल। डी तो अभी कर ही रहे ना, मंडे से तो डी करेंगे ना। नहीं, बी में 2 मॉड्यूल, 2 यूनिट छूटा हुआ है ना आपका। बी की वो यूनिट शायद मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरा उसमें हाथ तंग है थोड़ा। कौन सा वाला? कॉल पुट ऑप्शंस वाले न्यूमेरिकल। बी का बी में सर रिस्क वाले में 2 है ना। अरे वो तो कराएंगे, वो तो एग्जाम की वाले वीक में कराएंगे। नहीं सर, मैं ये कह रहा था मंडे से सब बीएफएम कराएं तो मॉड्यूल 1 कंप्लीट करा दें सर, 2 ही तो क्लास रहेगी उसमें। मॉड्यूल ए, हाँ मॉड्यूल ए में 2 ही तो वो रहेंगे, चैप्टर रहेंगे सर, यूनिट 2 है उसमें केवल।
ECG मॉड्यूल ए में सुनो, मॉड्यूल ए में 2 टॉपिक ऐसे हैं जो टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल हैं, और अगर आप एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट आपको वहां पर मिलेगा। कौन कौन से? मॉडल लीगल, हाँ, ECG वाला, एग्जिम वाला, ECGC वाला और फेमा वाला, जो लिबरलाइज कितने कितने लाख तक छूट रहती है। तो कुछ यूनिट मैं एग्जाम के पहले वीक में कराता हूँ। मैं बता देता हूँ कौन कौन सी है। वो यूनिट होगी आपकी जो एग्जाम वाले वीक में होंगी, आपकी होंगी 6, 7। कौन सी? 6, 7 8, 9 इधर हो गया। और 8, 9, ये 4 मॉड्यूल 4 यूनिट एग्जाम वाले वीक में है। और ये डी मॉड्यूल का एक लास्ट का एक टॉपिक है वो, NPA ठीक है। वाला। सर किसका, ये सर, BFM का? हाँ सर NPA एक वाला डाउट है, लास्ट में होगा सर। हाँ। सर एक डाउट है बोलो। सर, ये जो प्राइस में अभी जो टॉपिक हुआ था सर, प्राइस मैचिंग के अंदर ये नेगेटिव गैप क्लियर नहीं हो रहा सर। एक नेगेटिव गैप क्लियर नहीं हो रहा, एक बार और देख लेते हैं इसको। नेगेटिव गैप का मतलब होता है, चलो मैं ऐसे प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको। सपोज कीजिए आप एक बैंक हैं, आपने एक डिपॉजिट ले रखा है जिसकी मैच्योरिटी है 7 नवंबर को। 4,000 रुपए का एक डिपॉजिट ले रखा है जिसकी मैच्योरिटी कब है? 7 नवंबर को मैच्योरिटी है 4,000 रुपए की। तो पब्लिक लेने आएगी ना उस दिन? यस सर। ठीक है। आपने एक लोन दे रखा है जिसकी EMI आनी है कितनी? 3,000 रुपए। ठीक। तो वो तो जमा कर गया 3,000 रुपए, लेकिन आपको पेमेंट कितना करना है डिपॉजिट वाले को? 4,000। इसको बोलते हैं नेगेटिव गैप, यानी आप शॉर्ट ऑफ फंड है उस दिन, कल के दिन। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? बाजार से पैसा उठाएंगे। ठीक है। और बाजार में रेट इस समय क्या चल रहा है? कम चल रहा है। ठीक है। तो आपको बाजार से पैसा उठाएंगे और जल्दी से इसको रीपे कर देंगे। ठीक है। अब बाजार वाले को पेमेंट आपको कब करना है? जितने दिन के लेंगे। अब हो सकता है कि आपने कितने दिन के लिए लिया उससे पैसा हो? 4 डेज के लिए। क्यों लिया 4 डेज के लिए? क्योंकि आपको पता है कि 4th डे, आज से 4th डे में आपके लोन्स की रिपेमेंट ज्यादा आनी है। तो आप पैसा इस तरह उठाते हैं। और जब आपको पेमेंट करने के लिए बाजार से पैसा उठाना पड़े तो नेगेटिव, और जब बाजार को देना पड़े तो तो सर जब हम निगेटिव में रहे तो उस समय इंटरेस्ट रेट कम होगा, तब हम लोग को प्रॉफिट फायदा होगा। होगा। फायदा होगा। ठीक है। यानी कल की डेट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो जाए तो आपको फायदा होगा, लेकिन कल की डेट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाए? बढ़ जाए ज्यादा, तो आपको बाजार से महंगा उठाना पड़ेगा, तो लॉस हो जाएगा आपको। ठीक है। ठीक है। ठीक। थैंक यू सर। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव गैप वाला है इसका कॉन्सेप्ट अच्छा कर लेना, क्योंकि मॉड्यूल डी में भी इसमें 1-2 टॉपिक में इसकी बातें होंगी। सर ABM का मॉडल सी कब होगा? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा इन्होंने? ABM का मॉड्यूल सी। हमारी तरफ से आप एक गारंटी ले लीजिए, इसको हम कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे, और वो डेट्स जो होंगी जो हम कंप्लीट कराएंगे वो डेट होगी हमारी 30 तारीख से 20 नहीं, 20 डेट होंगी हमारी 20 से। कब से? 20 से लेकर के 4-5 दिन। और इस दिन जो क्लासेस होंगी, नाइट में भी 2 क्लास और 1 क्लास कब होगी? मॉर्निंग में। ठीक है। उस समय पर हम इस टॉपिक को कराएंगे। और अगर आपने क्लासेस अटेंड करी तो 10 मार्क्स हम आपको कम से कम इस मॉड्यूल से श्योर वाल दिलवा देंगे। बाकी आपकी मेमोरी, आपकी मेहनत कितनी ज्यादा ले आती है वो आपके ऊपर है। सर अभी जो ये प्राइस मैचिंग आप बता रहे थे, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर उसमें जो आप कह रहे हैं ना कि जब नेगेटिव गैप है
तो हम जो मार्केट से पैसा उठाने जाएंगे वो हमें कम रेट पे मिलेगा, तो दैट इज द नहीं। एज्यूम्ड कंडीशन ना। नहीं, हाँ, वो कम रेट में मिलेगा ऐसा नहीं है। अगर रेट कम हो जाएंगे कल तो कम पे मिलेगा, और अगर कल रेट बढ़ जाएंगे तो ज्यादा पे मिलेगा। तो हमारे लिए अच्छी पोजीशन कौन सी है? कम रेट। जब हमें कम पे मिलेगा हाँ, मार्केट तो में। यही तो लाइन बोल रहा है, वो बोल रहा है यहाँ पर, इन ए पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट बाय ए नेगेटिव गैप। ठीक है, जी सर, थैंक यू। ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू। हैव अ नाइस डे सर, थैंक यू।